वेलकम बैक। आई होप कि आपने पिछले लेक्चर को खूब एंजॉय किया होगा और उसका नोट्स भी बना लिया होगा। ठीक है, जो पैटर्न होता है पिछले क्लास में जो भी हम पढ़ते हैं उसका कंक्लूजन पहले करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का पार्ट तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसकी वजह से सारे फेनोमेना आपने देखा था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने देखा था कि चार्ज है तो वो क्या क्या कर सकता है। चार्ज के बारे में हम उन सब चीज़ों को जो पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो वहाँ पे सिंपली एक बात थी कि चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे हम ई से रिप्रेजेंट किए थे और ये एक वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, और जो रेस्ट में होने का मतलब वो चार्ज जो होना चाहिए उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमने बाकी भी चीज़ देख लिया था कि वेलोसिटी जीरो ना हो तो क्या होगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर का मैटर है, बट जान गए हम। ठीक है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। यदि यूनिफॉर्म मोशन रहे तो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या होता है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र का एक पार्ट है। और लाइट भी हमारे पास में क्या है, इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नहीं रहता तो पूरे जीवन यापन मुश्किल था, जीवन पूरे लाइफ अर्थ पे मुश्किल था। हमें जो बाउंड करके रखा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही बाउंड करके रखा है। नहीं रहता तो हम बिखर जाते हैं, हर एटम और जो मॉलिक्यूल है वो आपस में बाहर चला जाता, हट जाता। ठीक है, अब है करेंट पैरामीटर इन दिस चैप्टर। जो 4 कंसर्न पैरामीटर जो हमने इसमें देखा था वो देखा था फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल, बेटर चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड चेंज इन पोटेंशियल्स को देखा था। ठीक है, फोर्स के बारे में यदि मैं आपको कहूँ कि एक दो चार्ज के बीच में जो फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर था, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसमें एक यूनिट वेक्टर भी जरूरी था। ठीक है, दूसरा हम देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो फोर्स पर यूनिट चार्ज था, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी जो हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर, और एक यूनिट वेक्टर के साथ में था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और उसके बाद हमने चेंज इन पोटेंशियल को देखा था कि चेंज इन जो पोटेंशियल होगा और दो चार्ज के बीच या दो से ज़्यादा होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और वो चीज़ था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि दो है तो Q बाई आर, और एक स्केलर क्वांटिटी था। और इसी से एक रिलेटेड हमारे पास में चेंज इन पोटेंशियल था डेल वी, जो कि डेल यू बाई क्या था, क्यू था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और इसलिए इसका एक्सप्रेशन जो आ गया था, जो डेल वी का एक्सप्रेशन आ गया था, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर के बराबर आ गया, जो कि अगेन स्केलर क्वांटिटी है। तो ये चीज़ हमने पिछले क्लास में देखा था, और इसका एक एक डेरिवेशन हम अभी कमिंग क्लास में देखते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लेक्चर सेकेंड में कि एक्चुअली में चार्ज क्या होता है, और एक्चुअली में जो चार्ज होता है उसे हम यहाँ पे देखेंगे कि उसके बारे में सब चीज़ों को हम देखेंगे बहुत डिटेल में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। ठीक है, तो अब हम अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखने के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो समझना है और उसको हम अलग से भी आपको समझाएंगे। पहले एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। Historically, the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light object goes to the Thales of Miletus, Greece around 600 BC। चार्ज के बारे में इतने सारे पुराने उससे इसका हिस्ट्री देखा जा सकता है। The name electricity coined from the Greek word electron meaning amber। एक अंबर एक पत्थर होता है, ठीक है, तो वहीं से कॉइन किया गया इलेक्ट्रिसिटी का। Many such pairs of material were known which on rubbing, ऐसा कई सारे पेयर्स नोन है जो आपस में रब करने से हमें ये दिखता है कि उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऑन रबिंग could attract light object like straw, pith ball, bits of papers। ये सब चीज़ उसमें अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कई सारे ऐसे पेयर हैं जिसको आपस में रब करोगे और फिर छोटे छोटे चीज़ों को यदि वो कोशिश करोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। ये कॉम्ब और पेपर का एक्सपेरिमेंट आपने बहुत बार देख लिया है, लेकिन यहाँ पे हम उसमें बहुत सारे एक आपको वीडियो दिखाऊंगा और आपको उसका आंसर बताना है।
कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसा क्या, उसके फिनोमेना को थोड़ा क्लोजली भी हम यहाँ पे देखेंगे कि वो अट्रैक्शन क्यों हुआ, साथ साथ कुछ कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फिनोमेना को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये रबिंग, जैसे दो ऑब्जेक्ट को रब करने के बाद जो लाइट ऑब्जेक्ट को वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर लेता था, उसको हमने देखा है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। क्या कर सकते हो, ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ वाइट पेपर एंड लाइटली आयरन देम। जैसे जो पेपर आपके पेज है उसको फाड़ दो, छोटे 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 कर दो और उसको आयरन कर दो, ठीक है, ठीक है, जो कपड़े पे किया जाता है उसे आयरन कर दो। टेक देम नियर अ टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर। जैसे कंप्यूटर मॉनिटर है या आपके पास में टीवी स्क्रीन है, उसके नज़दीक में ले जाओ। ले जाओगे तो क्या, यू विल फाइंड सी द स्ट्रिप गेट्स अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन। वो सब जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े थे, जैसे आपने अभी अभी आयरन किया था, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। इन फैक्ट दे रिमेन्स स्टक टू द स्क्रीन फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए आपको दिखेगा कि वो स्टक ही रह गया है स्क्रीन पे, ठीक है, बाद में गिर भी जाता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड रब्ड विथ वूल और सिल्क। अब इसके आगे जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको एक बार मैं अलग से थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे एक्टिविटी है, कई सारे ऑब्जर्वेशन है, तो उस चीज़ को मेनली जो है उसको पहले मैं क्लासीफाई करके अच्छे से बता देता हूँ। उसके बाद फिर से हम इस पूरे लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम ड्रॉ करने वाले हैं। उसके बाद मैं एक एनिमेशन भी आपको बताऊंगा इन सारे एक्टिविटी का, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसको ग्रैप्स कर पाओगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसके आगे पढ़ने के लिए जो भी मैटर है उसको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, और ये चीज़ को आप अच्छे से यदि देखोगे तो आपको वहाँ का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, जो भी आगे पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेन जो पेयर यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं, जैसे मेन हमारे पास में दो तरह के पेयर की बात करेंगे। जैसा अभी कहा गया था कि कुछ पेयर ऑफ मटेरियल को आपस में रब करोगे, रब करने के बाद वो जो मटेरियल होगा वो छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेन पेयर, दो तरह के पेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। पहला ग्लास रॉड, ध्यान रहे ग्लास रॉड, जो कि यहाँ पे फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, एंड सिल्क, जो कि ये है। एक पेयर ये लेंगे, उसको आपस में रब करेंगे। दूसरा प्लास्टिक रॉड एंड कैट्स फर है, प्लास्टिक रॉड जो कि ये है और कैट्स फर जो कि ये है, या रबर बैलून एंड ड्राई हेयर, जो कि यहाँ पे रबर बैलून और ड्राई हेयर है। इन्हीं दो पेयर, ये लगभग इक्विवेलेंट, मतलब ये इक्विवेलेंट ही काम करते हैं, इसलिए एक ही पेयर में हम रख सकें, नहीं तो तीसरा पेयर रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा उस चीज़ को हम पहले समझते हैं, और कन्वेंशनली क्या हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाला पार्ट आ गया, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से नहीं देखोगे तो आप सब चीज़ मिक्सअप हो जाएगा और सब्जेक्ट मैटर को समझ नहीं पाओगे, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला पार्ट ये कहा गया कि यदि सपोज करो कि एक ग्लास रॉड है और यहाँ पे सिल्क है, और इस सिल्क को यदि ये जो सिल्क है, इस सिल्क से यदि आपने ग्लास रॉड को रब किया, ठीक है, ये जो ग्लास रॉड है उसको इस सिल्क से रब किया, तो जैसे आप इसको रब कर देंगे ऐसे करके, तो उसके बाद क्या होगा, ऐसा देखा गया है कि जैसे ही आप रब कर देंगे उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि जो सिल्क है इस पे नेगेटिव चार्ज आ गए हैं, जो सिल्क है उस पे क्या आ गए हैं, नेगेटिव चार्ज आ गए हैं, ठीक है। और जो रॉड है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, जो रॉड है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, ठीक है, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं ग्लास रॉड पे, तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। एक्चुअल में मेरी बात को ध्यान देना, एक्चुअल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हम कह रहे हैं कि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये कन्वेंशन है। इतना बस श्योर है कि दोनों पे अपोजिट आएगा, बट हम इसे आगे कई सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद में एक कमिटी बैठ के और ये डिसाइड कर दी कि देखो ऐसा कंसीडर करना। तो ध्यान रहे कि ग्लास रॉड और सिल्क को जब रब करोगे तो सिल्क पे नेगेटिव और ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। एक्चुअल में जो यहाँ पे हुआ है
वो ग्लास रॉड से रबिंग के समय में जो इलेक्ट्रॉन था वो सिल्क पे डिपॉजिट हो गया है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो गया है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे सिल्क पे जाने शुरू हो गए। जैसे जैसे हम रब कर रहे थे तो सिल्क पे चला गया, इसीलिए सिल्क हो गया नेगेटिव। और यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया जो पॉजिटिव से दिखाया जा रहा है। एक्चुअली में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र जो है वही मेन फिनोमेना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र किस पे चला गया, सिल्क पे। तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज हो गया, जैसा पहले भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो सिल्क नेगेटिव हो गया और ग्लास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट करके रख लिए। ये ध्यान रहे, जैसे हमने जब रब किया तो दोनों को सेपरेट करके रख दिया, क्योंकि एक उसी जगह पे रखोगे तो क्या होगा, ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओके, न्यूट्रलाइज का मतलब उसमें नेट चार्ज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब सेम एक्टिविटी जब हमने यहाँ पे ये किया कि कैट्स फर को लिया, कैट्स फर को लिया और उससे यदि मैंने इसको रब कर दिया, कैट्स फर को लेके और मैंने किस में रब कर दिया, इस प्लास्टिक रॉड जो है उसको यदि रब कर दिया, तो देखा ये गया कि जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो जो प्लास्टिक रॉड था उस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए हैं। प्लास्टिक रॉड जो है उसमें क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, या रबर का आप कह सकते हैं, प्लास्टिक का कह सकते हैं। प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कैट्स फर से जो इलेक्ट्रॉन था वो किस पे चला गया, रॉड पे चला गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जो डिपॉजिट हुआ है वो प्लास्टिक रॉड पे हो गया। किससे, कैट्स फर से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगा और ये डिफिशियंसी की वजह से हम ये कहेंगे कि वो जो डिफिशियंसी है, और इसमें हम कहेंगे कि जो डिफिशियंसी है, इसी डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि ये क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, तो कैट्स फर अब क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज कैट्स फर पे आ गया है, राइट, और रॉड पे नेगेटिव आ गया। आपस में हम फिर से ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। सिमिलर मैटर होता है जब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा कि जब आप एक गुब्बारा को, ठीक है, जो कि रबर बैलून है, रबर बैलून हो रबर बैलून को यदि आप हेयर से रब करोगे, ड्राई हेयर होना चाहिए, ड्राई नहीं रहेगा तो ये चीज़ ऑब्जर्व आप नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो रबर बैलून था उस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, रबर बैलून पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और हेयर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और इसी वजह से ये हेयर चिपका हुआ है। इसको भी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे हेयर पे पॉजिटिव आ गया है और रबर पे नेगेटिव आ गया है। गॉट इट। तो बस यही चीज़ को ध्यान में रखना है कि ग्लास रॉड को सिल्क से जब रब करेंगे तो ग्लास पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सिल्क पे नेगेटिव आएगा। ध्यान रखो, जब कैट्स फर या रैबिट का फर या एनी फर से जब हम रबर रॉड या प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो फर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम चीज़ गुब्बारे के साथ में है। अब क्या इसका इफेक्ट होगा, उन सब चीज़ों को हम वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लाइन बाय लाइन वहाँ का पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। ध्यान देना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे बताएगा। तो एक एक ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है इसमें, और उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब ये हुआ, उसी चीज़ को हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है,
इसी को कंक्लूड करते हैं। देखिए, पहला चीज कहा कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ 2 ग्लास रॉड्स रब्ड विथ वूल और सिल्क, जब ग्लास रॉड को 2 ग्लास रॉड लिया, उसको वूल और सिल्क से क्या किया, रब किया गया, क्लॉथ्स आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। ध्यान देना, हमने ग्लास रॉड ही लिया है लेकिन 2 डिफरेंट, एक वुलन ले लिया और एक सिल्क ले लिया। वुलन को अक्सर आप फर से मान सकते हो, तो वुलन और सिल्क उसी से ग्लास रॉड को ही रब किया है। इसका मतलब दोनों जो क्लॉथ है, मतलब वुलन और सिल्क, वो आपस में अपोजिट नेचर के हो गए, है ना। सॉरी वो जैसे वुलन और सिल्क जो होता है वो एक नेचर का होता है, सॉरी। तो वुलन और सिल्क जो है वो दोनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज आया है, ग्लास रॉड जैसे आता है। तो आप अभी के सीखने के अनुसार से आप यूँ कह सकते हो कि आप यदि सिल्क का क्लॉथ था और ग्लास रॉड से आपने जब उसे क्या किया, रब किया, तो ग्लास रॉड पे आपका पॉजिटिव आ गया था, तो ऑब्वियसली सिल्क पे क्या है, नेगेटिव है। यदि ये वुलन रहता, ये वूल का रहता, ये सिल्क है, और ये यदि वुलन रहता तो इस पे भी नेगेटिव ही आता, ठीक है, क्योंकि वुलन को भी अभी फर हम नहीं मान रहे, फर दूसरा पार्ट होता है। दे ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर, फिगर 1.1 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, इसमें 2 इसको लाते तब भी होता, यदि हमने 2 ग्लास रॉड अलग अलग लिया तब भी रिपेल करेगा, तो ये आपस में रिपेल कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली the 2 strands of wool or 2 pieces of silk cloth with which the rod were rubbed also repel each other। ये मैं पहले बता दिया था, ये बाद में, ये भी आपस में रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये क्लॉथ भी रिपेल कर रहा है और ये रॉड भी रिपेल कर रहा है, जिसका रॉड के रिपल्सन का तो ये फिगर दे दिया, सिल्क का सिर्फ बात कह दिया। However, the glass rod एंड द वूल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन ये भी देखा गया कि यदि हम ग्लास रॉड और वुलन को देखें, ये दोनों चीज़ को देखें, ग्लास रॉड और इसको देखें, तो ये आपस में अपोजिट चार्जेज है, तो क्या होगा, ये आपस में अट्रैक्ट किया, तो वो अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली 2 प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ कैट्स फर रिपेल ईच अदर। अब 2 प्लास्टिक रॉड है, उसको कैट्स फर से हमने क्या कर दिया, वो कर दिया, तो अब हमारे पास प्लास्टिक रॉड्स और कैट्स फर है, ठीक है। अब हमने एक प्लास्टिक रॉड यहाँ पे, दूसरा प्लास्टिक रॉड यहाँ पे, अभी अभी आपको बताया गया था कि प्लास्टिक रॉड नेगेटिव हो जाएगा और जो फर हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फर पॉजिटिव हो गया और प्लास्टिक रॉड नेगेटिव हो गया, तो कहा गया कि सिमिलरली 2 प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ कैट्स फर रिपेल ईच अदर, जो कि यहाँ पे हो गया, प्लास्टिक रॉड आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। बट अट्रैक्ट्स द फर, लेकिन ये आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ओके। फर ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स द ग्लास रॉड, मतलब लेकिन जो यहाँ का प्लास्टिक रॉड और यहाँ से ग्लास रॉड ले लेंगे तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो गया सी में। एंड रिपेल द सिल्क और वूल विथ विच द ग्लास रॉड इज रॉब्ड, तो उसको रिपेल करेगा, तो आपस में तो रिपेल करेगा ही, ठीक है। जैसे ये यदि प्लास्टिक रॉड है और इसमें सिल्क या वूल को आप पकड़ोगे तो दोनों के पास में एक क्या हो गया, सेम नेचर का चार्ज हो गया, सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, तो आपस में रिपेल कर देते हैं। एंड रिपेल द सिल्क इतना द ग्लास, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये पेयर का सब चीज़ बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक्टिविटी है कि एक साथ में वो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसलिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पहले बता दिया है। हालांकि यहाँ पे अब इस्टेब्लिश होगा कि अच्छा इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कहेंगे, गॉट इट। तो यहाँ पे यहाँ तो हो गया, ऑन द अदर हैंड द रॉड अट्रैक्ट्स ग्लास, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। एंड रिपेल द सिल्क और वूल विच द ग्लास रॉड इज रॉब्ड, द ग्लास रॉड रिपेल्स द फर, ग्लास रॉड रिपेल्स द फर, ग्लास रॉड, क्योंकि ग्लास देखो ग्लास रॉड पे क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है, और फर पे भी पॉजिटिव था, ठीक है। तो फर पे भी पॉजिटिव था, तो इसलिए ये क्या कर देगा, ये दोनों आपस में रिपेल कर देगा, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द ग्लास रॉड रिपेल्स द फर, एक में if the plastic rod rubbed with fur is made to touch to a small pith ball, nowadays we can use polystyrene ball suspended by a silk or nylon
थ्रेड देन द बॉल्स रिपेल ईच अदर। ध्यान रहे, जो प्लास्टिक रॉड जो था वो नेगेटिव था। पहला ध्यान रहे, प्लास्टिक रॉड जो था वो नेगेटिव था। इससे हमने पिथ बॉल को टच कराया। एक बॉल है, इन दोनों को हमने सिंपली टच मिला दिया, इस बॉल को टच मिला दिया, और ऐसे दो बॉल को हमने टच मिला दिया। और बाद में जब देखा कि इन दो बॉल को यदि हम स्ट्रिंग से ऐसे हैंग कर दे, सिल्क के स्ट्रिंग से हैंग है, तो जो पिथ बॉल था जो कि प्लास्टिक रॉड से पहले टच में लाए थे, उसके बाद हम देखा ते आपस में रिपल करते नजर आए। तो देखो कि सस्पेंड बाय सिल्क नायलॉन देन थ्रेड द बॉल रिपेल ईच अदर एंड आर ऑल्सो रिपेल्ड बाय द रॉड। और देखा क्या गया कि ये सिर्फ आपस में ही नहीं, यदि मैं इस बॉल के सामने उस रॉड को ला दूं जिस रॉड से इसको मैंने टच किया था, तो भी ये रिपल्सन होना शुरू हो जाता है पिथ बॉल में। देखो कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, रिपेल बाय द रॉड। और सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इफ द पिथ बॉल आर टच्ड विद द ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क। कहा गया कि जो फेनोमेना आपने यहाँ पे देखा, यदि आपके पास में इसके जगह मैं ये कहता, आप पीछे जाके इसको भी देख लेना, जो चीज़ कहा है उसको फिर से ड्रॉ करके इसको एक चीज़ को देख लो तो चीज़ें भी क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा तुरंत। जैसे कि जब इसने कहा कि सेम फेनोमेना रिपेल, अ सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इफ द पिथ बॉल आर टच्ड विद द ग्लास रॉड। सबसे पहले ग्लास रॉड जो था वो पॉजिटिव था, ठीक, इसमें दो बॉल को हमने टच कराया तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद इसको हैंग कराया सिल्क के थ्रेड से, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपस में रिपल्सन करते नजर आए और देखा कि जिससे टच कराया गया था इस बॉल को, मतलब वो ग्लास रॉड था, वो भी रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब अ ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट a pith ball touched with glass rod attract another pith ball touched with plastic rod। ड्रामेटिक ये चीज़ क्या था, जो पहले हमने देखा था कि जब प्लास्टिक रॉड से पिथ बॉल को जब टच कराया था, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सॉलिड कर देता हूँ, ठीक है, ये बॉल को सॉलिड कर देता हूँ, इस बॉल को हॉलो रखने देता हूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए। देखा गया कि इसमें से एक बॉल को लिए और इसमें से एक बॉल को लिए, मतलब एक हमारे पास में जिसको हमने प्लास्टिक रॉड से किया था और एक जो इसको हमने ग्लास रॉड से किया था, एक हमने प्लास्टिक रॉड से किया था, ठीक है। तो ग्लास रॉड से जो किया है उसको हमने हॉलो छोड़ दिया है और प्लास्टिक रॉड से किया है उसे ऐसे कर दिया। इन दोनों को जब देखा गया कि एक साथ जब हम लाते हैं तो ये आपस में अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, मतलब ये रिजल्ट्स इनटू आपको दिखेगा, दोनों ऐसे टच में ऐसे रहेंगे। ये ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन था। अब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे? देखो कितना ज़बरदस्त पूरा साइंस होता है। साइंस एक्चुअली पूरे एक्सपेरिमेंटल बेस से आया है, वो कहीं ना कहीं कई सारे एक्सपेरिमेंट करता है, उसके ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसे क्या करने की कोशिश करता है, एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है। ये सब ऑब्जर्वेशन था कि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, इवन ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे रिपल्सन आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी रिपल्सन दिख रहा है और यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है। चूँकि हम पहले से ही बता चुके थे कि जो प्लास्टिक रॉड होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो टच किया था तो ये दोनों नेगेटिव नेचर का बन गया। ये भी ध्यान देने वाली बात थी कि जैसे ही हमने एक प्लास्टिक का रॉड जो कि नेगेटिव है पिथ बॉल से इसको टच कराया, तो टच कराने के बाद ये भी नेगेटिव हो गया। जैसी ग्लास रॉड था जो कि पॉजिटिव था, पिथ बॉल को यहाँ पे अटैच कराया तो ये पिथ बॉल भी हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन। लेकिन इन दो बॉल को जब हम आपस में लाए थे तो वो हो गया था अट्रैक्शन। ये ऑब्जर्वेशन था। तो पहले हमने ऑब्जर्व किया, बाद में हमने उसका नामकरण कर दिया कि इसे पॉजिटिव कहो, इसे नेगेटिव कहो। कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करना रहता है कि एक दूसरे के अपोजिट में है, इतना कहना रहता उसमें, ठीक है।
तो ये एक ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन था। अब हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। These seemingly simple facts were established from the year of efforts and careful experimental and their analysis. ये सिंपल फैक्ट आपको दिख रहा होगा कि ये अट्रैक्ट कर दिया, रिपल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जैसा मैंने आपको पढ़ाने से पहले बता दिया था कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये सब तो पहले नहीं मालूम था, तो ईयर्स लग गए इसको समझने में। आप सोचो, साइंटिस्ट ऐसे काम करते जब हम उसके पीछे नहीं पता रहता कि ये क्या हुआ था, तो वो चीज़ ईयर्स लग गए उसको फैक्ट को एस्टैब्लिश करने में। एंड इट वॉज कंक्लूडेड, ये कंक्लूड किया गया आफ्टर मेनी केयरफुल स्टडीज बाय अ डिफरेंट साइंटिस्ट दैट देयर वेयर ओनली टू काइंड ऑफ एन एंटिटी विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। उसने कहा कि दो ही तरह का वो एंटिटी होगा जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे, जो रब करने के बाद जैसे ग्लास पे आ गया और सिल्क पे आ गया, जैसे प्लास्टिक पे आ गया और रॉड पे आ गया, वो दो ही नेचर का है सिर्फ, ठीक है। वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास और प्लास्टिक रॉड, ग्लास और प्लास्टिक रॉड, सिल्क, फर एंड पिथ बॉल आर इलेक्ट्रिफाइड। जब उस पे चार्ज आ गया तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रीफाई हो गया है। दे एक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि इलेक्ट्रीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रब करना पड़ेगा। तो आफ्टर रबिंग दे गेट्स इलेक्ट्रीफाई, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट्स ऑन पिथ बॉल सजेस्टेड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। और एक्सपेरिमेंट हमें सजेस्ट किया कि इसका मतलब सिर्फ दो तरह के ही क्या है हमारे पास में चार्जेस हैं। क्या हो गया ऐसे? Experiment on the pith ball suggests that there are two kinds of electrification and we find that सिर्फ दो तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है। और हमने देखा कि लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। लाइक चार्ज, जब जैसे हमने देखा था कि दोनों पिथ बॉल को जब हम प्लास्टिक रॉड से ही रब किए थे, टच कराए थे और फिर दोनों के बीच में देखे थे तो क्या हुआ था, उसमें रिपल्सन था, ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। द एक्सपेरिमेंट also demonstrated that the charges are transferred from one rod to the pith ball on contact। एक्सपेरिमेंट ये भी बताता है कि सिर्फ रबिंग से ही चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, टच करने से भी चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो चार्ज बॉडी होना चाहिए। इट इज़ सेड दैट द पिथ बॉल आर इलेक्ट्रीफाइड और आर चार्ज बाई कॉन्टैक्ट। हम कहें कि कॉन्टैक्ट से चार्ज हो गया। तो हमने चार्जिंग का दो मेथड देख लिया, एक रबिंग से इलेक्ट्रीफाई हो सकता है, दूसरा कांटेक्ट से। लेकिन कांटेक्ट हम चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तब, या दो चार्ज बॉडी है और डिफरेंट अमाउंट में चार्ज है उनको कांटेक्ट में लाएंगे तब भी वो हो जाएगा, ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा इधर उधर। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। जो ये दो काइंड ऑफ चार्ज जो आया है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से होता है उसको पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया तो क्या हुआ, जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया, यहाँ पे एक चीज़ हमने इसके बारे में थोड़ा सा अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में मैं हल्का सा एक और चीज़ आपको बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट नोट है, ठीक है, कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ टू चार्जेस ऑब्जेक्ट आर समटाइम्स समराइज एज लाइक चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, बट कीप इन माइंड दैट द phrase like charges does not means that two charges are exactly identical, only that both charges, मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल की बात नहीं कह रहा है। दो लाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा, ठीक है, ये सिंपल सा फैक्ट है कि दो लाइक चार्जेस का मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों में अमाउंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, पॉजिटिव
और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ना कि एक में 100 अमाउंट ऑफ पॉजिटिव है और दूसरे में 100 अमाउंट ऑफ मतलब कि नेगेटिव भी होना चाहिए एंड पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट से मतलब नहीं है, जस्ट नेचर से मतलब है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, when glass rod rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge। हम establish कर रहे हैं जिसको हम पहले जान रहे हैं। This is true for any pair of object that rubbed by to be electrified। जब रब करके इलेक्ट्रीफाई करेंगे तो ये डेफिनेट है कि एक में जो नेचर होगा और दूसरे में नेचर होगा अपोजिट होगा। Now if the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, then no longer attract each other। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एक बार सिल्क से रॉड को आपने रब कर दिया, सेपरेट कर दिया तो सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज और रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज था। अब एक बार फिर से टच करा दीजिए, गायब, फिर से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। अभी ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जब एक बार टच करा दीजिए तो नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट एज दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। जब इलेक्ट्रीफाई की जब रब करने के बाद इलेक्ट्रीफाई किया था तो जैसे ये लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा था, जब इसको टच करा दो आपस में, फिर से टच करा दो, और अब ना वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने देंगे। ठीक है, 10 The charge acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact। मतलब दो चार्ज बॉडी को यदि टच में लाओगे ख़त्म, उसका चार्जिंग ख़त्म, वो इलेक्ट्रिफिकेशन ख़त्म। ठीक है, तो कांटेक्ट में लाने के बाद में वो क्या होता है, एक्वायर्ड जो चार्ज था जो रबिंग के बाद आया था वो लॉस्ट हो जाता है। What can you conclude from these observation? It just tells us that unlike charges acquired by the object, पहले इसको रब कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेस और नलीफाई इच अदर इफेक्ट। मतलब जैसे रबिंग के बाद जो चार्जेस था, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे पे आया है, वो कांटेक्ट में लाने के बाद में फिर से उसे नलीफाई कर देगा। देयरफॉर द चार्जेस वेयर नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव उसका नाम दिया गया बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये चीज़ बताया था। वी नो दैट व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड द सम इज ज़ीरो। क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि जब आप ग्लास रॉड, जैसे सिल्क था नेगेटिव और ग्लास रॉड था पॉजिटिव, जब इसको टच में आपने ला दिया तो अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ना ये दोनों पार्ट जीरो हो गए, अब ये इसमें कुछ चार्ज ही नहीं रहा। ऐसा कब हो सकता है, जैसे यहाँ पे -3 है और +3 यहाँ पे है, दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने नाम दे दिया कि अच्छा दोनों पे, इस पे जो भी चार्ज होगा इस चार्ज को हम नेगेटिव कह देंगे, इस पे जो भी चार्ज होगा उसको हम पॉजिटिव कह देंगे, और सेम अमाउंट में है तभी न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, नहीं तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा कंप्लीटली, कोई ना कोई एक चार्ज रह जाएगा। This might have been the philosophy in the naming of charge as positive and negative, यही रहा होगा। ठीक है, by convention the charge on glass rod and or cat's foot is called positive and on the plastic rod or silk is termed as negative, जो पहले शुरुआत में बता चुका हूँ, अदरवाइज समझते नहीं आप, कंफ्यूज हो जाते। If an object possesses an electric charge it is said to be electrified or uncharged, when it has no charge it is said to be neutral। एक ऑब्जेक्ट में चार्ज है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रीफाई है, चाहे वो नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, हम उसको कहेंगे कि इलेक्ट्रीफाइड है। यदि चार्ज नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, न्यूट्रल है। गॉट इट? तो अभी जो आपने सीखा वो ये सीखा कि जब हम एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, एक पे चार्ज और दूसरे पे चार्ज अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ, वो दूसरी बात है कि उस समय में दोनों पे इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्जेस हैं। दूसरा, यदि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो उसको भी इलेक्ट्रीफाई कर देता है। जैसे नेगेटिव चार्ज का एक बॉडी है और उसको कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी से लाएंगे तो उसको भी नेगेटिव कर देगा, जैसा पिथ बॉल के साथ में था। तीसरा, यदि जो दो पेयर जिसको आपस में रब करने के बाद में हमने इलेक्ट्रीफाई किया था दोनों को, यदि उसको हम फिर से टच कराएं तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
चौथा कि लाइक चार्जेस रिपल्स, मतलब यदि दोनों नेगेटिव है तो रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे अमाउंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, जहाँ पे हम स्टेटमेंट बोलते हैं लाइक और अनलाइक का। लाइक चार्जेस में दोनों पॉजिटिव यदि है तो जरूरी नहीं कि अमाउंट सेम सेम होना चाहिए, अलग अलग अमाउंट का भी रहेगा तो क्या होगा कि वो रिपेल करेगा। ठीक है, उसी तरह से दो अपोजिटिव चार्ज यदि अनलाइक चार्जेस है तो वहाँ पे अमाउंट डिपेंड नहीं करेगा, अनलाइक यदि वो दोनों अलग नेचर का है तो वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, अब इसका यूनिफिकेशन जो हमने पिछले क्लास में भी आपको बता रखा था, और मैं कहूँगा कि आप 11th का पहला चैप्टर जरूर देखें। कुछ 4-5 वीडियोज़ है, मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था, उसको यदि एक बार आप ध्यान से पढ़ लोगे पूरे पार्ट को तो ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट बीच में है वो सारा चीज़ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। और अब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, आप 9th क्लास पार कर चुके हैं, 10th पार कर चुके हैं, 11th भी पार कर चुके हैं, तो आपको हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। इन olden days electricity and magnetism were treated as a separate subject था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग है। इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द चार्ज ऑन ग्लास रॉड, कैट्स फर, बैटरीज, लाइटनिंग एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में, वाइल मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट्स, आयरन फीलिंग्स एंड कंपास नीडल एक्सेट्रा। ठीक है, मैग्नेटिज्म में हम ये सब चीज़ देखते हैं जो कि 10th में आपने देखा होगा अच्छे से। In 1820, Danish scientist Oersted found that the compass needle is deflected by passing an electric current through the wire placed near the needle। ये सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग आप इसको कह सकते हैं एक ऑब्जर्वेशन था कि जब एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही थी, यहाँ पे जब कंपास ले जाया गया तो इसमें जैसी करंट फ्लो हो रही थी तो इसमें डिफ्लेक्शन शो किया। ऐसा क्यों? ये करंट ने इसको क्यों डिफ्लेक्ट किया? ये तो मैग्नेटिक फेनोमेना था, मैग्नेट था। करंट ने जब मैग्नेटिक चीज़ों को डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब करंट भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक नेचर रखता है, क्योंकि दो मैग्नेट ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, ऐसा सोचा जा रहा था। ठीक है, कि दो मैग्नेट आपस में, जैसे दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, ये फंडामेंटल नेचर था। तो यहाँ से देखा गया ओह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये फाइंड आउट बहुत इंपॉर्टेंट था। एम्पियर्स एंड फेराडेज supported this observation by saying that electric charge in motion produce magnetic field and moving magnet generates electricity। यदि चार्ज मोशन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाएगा। मतलब आपस में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो हो गया आपस में दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, दिस यूनिफिकेशन वॉज अचीव्ड बाय द स्कॉटिश फिजिक्स मैक्सवेल एंड डच फिजिसिस्ट लॉरेंस पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी वेयर दे शोड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज टू सब्जेक्ट, जो कि आपको पढ़ना भी है, खूब सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हम पहले कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द फेनोमेना अकरिंग अराउंड अस कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वर्चुअली every force that we can think of, like friction, chemical forces between atomic atoms and holding the matter together, and even the forces describing process occurring in cells of living organism have its origin in electromagnetic। सारे फोर्स के पीछे जितना भी आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन के पीछे केमिकल फोर्सेस जो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखता है, ठीक है, एटम्स दो आपस में कैसे होल्ड होते हैं, ठीक है, सेल्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये सारे जो लिविंग सेल्स है ऑर्गेनिज्म में, वो सबका ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर। चार हमारे पास में फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फोर्स है। दूसरा क्या है? ग्रेविटेशन है। तीसरा क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। आप जब 11th के चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि ऐसा क्यों चार है, और जो आइंस्टीन का जो सबसे लास्ट का ड्रीम था यही था कि इन चारों को इकट्ठे जोड़ दें। ठीक है,
यदि मैक्सवेल नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी अलग अलग होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग होता है, मैग्नेटिक फोर्स अलग होता है, मतलब 5 होता, लेकिन उन्होंने यूनिफाई कर दिया है। अभी यूनिफिकेशन का काम चल रहा है। 11th वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। मैक्सवेल पुट forth 4 equations that play the same role in classical magnetism as Newton's equation of the motion and gravitation law play in the mechanics। जो भी 11th में मैकेनिक्स में आपने न्यूटन्स लॉ और ग्रेविटी से देखा है, मैक्सवेल का ही जो 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, आप देखोगे इनके इसी 4 इक्वेशन को समझते समझते आपका 12th का पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। और यदि आगे आप इंजीनियरिंग में जाओगे, इवन मेडिकल में जाओगे, ठीक है, क्योंकि बायो मेडिकल भी बहुत बड़ा ब्रांच हो चुका है, वहाँ पे आपको ये काम आएगा ही आएगा। He also argued that light is electromagnetic in nature and its speed can be found by making purely electric and magnetic measurement। कहा गया कि लाइट भी एक मैग्नेटिक फेनोमेना है और उसके स्पीड को हम आराम से मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करके। He claimed that the science of optics is इंटीमेटली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और ऑप्टिक्स को उन्होंने जोड़ दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो ऑप्टिक्स भी जो सेपरेट था, जो सेपरेट देखा जा रहा था, हालांकि उसमें भी न्यूटन्स का बहुत सारे थ्योरी है, उसको भी जोड़ दिया गया किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सिविलाइजेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन, पहले ही मैं बता चुका था कि जो साइंस बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या है? बेस है। इलेक्ट्रिक पावर, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन, वाइड वेराइटी ऑफ द पार्टिकल अप्लायंस यूज इन द डेली लाइफ आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दीज साइंस। जितने भी ये सब चीज़ों अभी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पावर, मोटर, कम्युनिकेशन, ये सारे के पीछे का साइंस यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलेगा। गॉट इट? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको दिख रहा होगा कि हर चीज़, अब मैंने आपको कल बताया भी था कि आप देख नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बिना। मैक्सवेल पुट 4 इक्वेशन दैट प्ले द सेम रोल। ऐसा हो गया, ये चीज़ हमने पढ़ लिया। द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो चार्ज पार्टिकल इन मोशन एक्सर्ट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। यदि चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों चीज़ बनाएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, वो मोशन में आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, तो वो दोनों फोर्स बना देता है। इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर ऑल द चार्जेस आर एट रेस्ट द फोर्स आर प्योरली इलेक्ट्रिकल। लेकिन ऐसे फ्रेम, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि चार्ज यदि को मूव कर रहा है, लेकिन आप वैसे फ्रेम में हो जो सेम स्पीड से जा रहा है, तो हो सकता है वहाँ मैग्नेटिक फोर्स ना दिखे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स दिखे। यू नो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। Its effect is felt even when the distance between the interacting particle is very large because of the force decreases inversely as the square of the distance between the interacting body। long range force भी है। We will learn this chapter that electric force is also pervasive and is in fact stronger than the gravitational field by the several order of magnitude। और ये 11th का इस चैप्टर में भी रिफ़र करने के लिए कहा गया है, ठीक है। हम इसको भी पढ़ेंगे आगे के पोर्शन में। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से आपको ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी पता चल गया होगा इसमें। अब नेक्स्ट में एक सिंपल अपैरेटस है जो चार्ज को मेज़र करने के लिए आया है। हम इसको क्विकली पढ़ लेते हैं, या नेक्स्ट, ये बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, तो इसको हम इस अपैरेटस को नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को, ठीक है। तो आप नोट्स बनाइए, इसका कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।